हेलो फ्रेंड, शिक्षा के समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ खुशबू और आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 6। इससे पहले 5 क्लास में हमने बातें की थी, स्कूल कैसे जाते हैं, मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात की, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात की, महात्मा गांधी के बारे में बात की, महात्मा गांधी के नमक आंदोलन के बारे में। इसके अलावा हमने मृत सागर के बारे में बात की, अलबरूनी के बारे में बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया कैसे होती, इसकी दवाई कैसे बनाई जाती है, आयरन की कमी क्या है, कैसे होती है, अमीनिया क्या है, मिज़ोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, पर ये सब आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जेटेट की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और जेटेट का जो सिलेबस है वो सीटेट के सिलेबस से ही मिलता जुलता है, तो हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। ऐसा तैयारी करना होगा कि कम से 90 नंबर आपका पास मार्क्स आ जाए। उसके लिए 30 मार्क्स के इन्वायरमेंट है, वो पूरा इससे कवर हो जाएगा आपका। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का हेल्प हो सके। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मलेरिया के बारे में हम जानेंगे। तो मलेरिया कैसे फैलता है? तो मलेरिया जो है मादा मच्छर एनफ्लीज से फैलता है। कैसे फैलता है? एनफ्लीज से फैलता है। तो इसके चेकअप कैसे होता है? तो कांच के स्लाइड में कुछ बूंद खून की कुछ बूंदें लेकर इसकी जांच की जाती है। डॉक्टर मरियम स्लाइड्स ने माइक्रोस्कोप से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुनी बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकी साफ से दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ी दिखती है। ये बुक की कटिंग है जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर जो है वो मलेरिया का जांच जो करता है वो माइक्रोस्कोप से देखता है, और माइक्रोस्कोप से जो है कोई भी चीज़ 1000 गुनी बड़ी दिखती है तो जो छोटी से छोटी बैक्टीरिया भी होती है वो भी उसे दिख जाती है। अब हम जानेंगे कि मलेरिया की दवाई कैसे बनती है। तो मलेरिया की जो दवाई है बहुत पुराने समय में सिनकोन के पेड़ के छाल से बनाई जाती थी। पहले तो लोग छाल को उबालकर छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस छाल से दवाई बनती है। जब लोग थे पहले इसके पेड़ के छाल को छील लेते थे और उसे उबालकर दवाई के रूप में उपयोग करते थे, पर अब इसकी दवाई बनती है। अब हम जानेंगे कि आयरन की कमी क्या होती है। तो गुड़ और इसे कैसे पूरी किया जा सकता है। तो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी, इनमें आयरन यानी लोहा होता है। तो किस किस चीज़ में ये प्रश्न जो है सीटेट में बहुत बार पूछा गया है कि आयरन किन किन चीज़ों में होती है। तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी में होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मक्खियाँ पेट की समस्या जैसे रोग फैलाती है। मक्खी जो होती है वो
पेट की समस्या जैसे डायरिया आदि रोग होती है, जैसे मक्खी भिन गंदगी में भिनभिना कर आती है और खाने पे बैठती है। अगर हम वो खाना को खाते हैं तो हमें लूज मोशन या आदि पेट से संबंधित जो रोग है वो होती है। स्वेल जो है एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। स्वेल के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में फैलता है। अब हम रोनाल्ड रॉस के बारे में जानेंगे। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका, उनका नाम था क्या? रोनाल्ड रॉस। जब 90s में जब एक समय मलेरिया फैला, तब लोगों को ऐसा लगा कि यह एक खराब हवा के कारण यह बीमारी फैली है। लोग यह नहीं जानते थे कि यह मच्छर के काटने से होते हैं। अब हम जानेंगे दिल्ली के एक स्कूल के बारे में। दिल्ली के एक स्कूल में अमोनिया के कारण जो परेशानी हुई बच्चों को, उसके बारे में जानेंगे। यह बात जो है 17 नवंबर 2007 दिल्ली के नगर निगम में बहुत से स्कूल में हजारों बच्चे अमेनिया का शिकार हो गए। जो हजारों बच्चे हैं उनमें खून की कमी पाई गई। अमेनिया मतलब खून की कमी। इसमें बच्चे के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इसके कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती की कमी होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उन्हें समझने में परेशानी होते हैं। आजकल इन स्कूलों में बच्चे के हेल्थ कार्ड बना रहे हैं। तो जो बच्चे को अमेनिया के कारण बच्चे को जो पढ़ाया जाता है वह समझ में नहीं आता है, जिस कारण बच्चे को शरीर में फुर्ती नहीं होती और उसे समझ में नहीं आता। तो अमेनिया जो है वह खून की कमी से होने वाली बीमारी है। अमेनिया क्या है? तो अमेनिया एक खून की कमी से होने वाली बीमारी है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे लार्वे क्या होते हैं। तो पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर जो है, मच्छर पानी में अपना अंडा देते हैं। हम ऐसा देखते हैं कि जहाँ गड्ढे में या कहीं भी पानी जमा हो तो वहाँ मच्छर पनपने लगते हैं, क्योंकि मच्छर उन गंदे पानी में अपने अंडे को देते हैं। रोनाल्ड रॉस ने रोनाल्ड रॉस जो है 1902 ईस्वी में चिकित्सक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। रोनाल्ड रॉस ने ही मलेरिया का इलाज ढूंढा था। 1905 में मरते हुए वो कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, नया कुछ ढूंढ लूंगा। जब उनकी मृत्यु हो रही थी तब वो ऐसा कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूंगा या नया कुछ ढूंढ लूंगा। रोनाल्ड रॉस वही है जो कि मलेरिया का कैसे होती है यह पता लगाए थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और पर्वतारोहण के संदर्भ में बात करेंगे। तो ग्रुप लीडर का क्या गुण होता है पर्वतारोहण में? जो ग्रुप लीडर होता है उसके बारे में जानेंगे हम। तो बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करता है। जो लीडर होता है वह सबके सामान उठाने में मदद करेगा अपने ग्रुप का। पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। जब वो अपने पूरे ग्रुप को जब वो पर्वत पे चढ़ता है तब पूरे ग्रुप जब चढ़ जाए तो वो आखिरी में आगे चढ़ते हैं। जो चल ना पाए उसका हाथ पकड़कर चलाना। जो लीडर होते हैं अगर कोई चल नहीं पा रहे हैं तो उसके हाथ पकड़कर चढ़ाएंगे। रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। तो जो लीडर होता है उनमें ये सारे गुण होने चाहिए।
ग्रुप में किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। अगर ग्रुप में किसी से कोई गलती हो जाए तो सजा भुगतने के लिए तैयार भी रहना एक अच्छे ग्रुप लीडर का गुण होता है। अब हम जानेंगे कि मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मिजोरम में जो है मेजो भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मेजो भाषा। विटामिन सी और आयरन की गोली के साथ गरम गरम चॉकलेट वाले दूध ठंडे से बचाने में ठंड से जो बचाने के लिए होती है। विटामिन ई और आयरन की गोली गरम गरम चॉकलेट वाले दूध के साथ अगर ले तो ज़्यादा शक्ति देती है। अब पर्वत रोहन में जो इस्तेमाल करते हैं सामान, उसके बारे में जानेंगे। तो जो सामान इस्तेमाल किया जाते हैं सिलिंग, तो क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिलंग, पैंट, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, बोतल, पानी का बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, यह सब, सीट, ग्लूकोज, गुड़, चना, कुछ खाने पीने के सामान, यह सब कुछ एक पर्वतारोहण अपने साथ अपने बैग में लेके जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे टेकला गांव, जो कि 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत पर जब चढ़ता है कोई तो 90 डिग्री जो उनका शरीर होता है वह इस तरह 90 डिग्री सीधा एकदम होता है। 90 डिग्री पर उसकी पीठ जो होती है वो 90 डिग्री पर होनी चाहिए। अब हम बछेंद्री पाल के बारे में जानेंगे। तो बछेंद्री पाल वह पहली महिला थी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 में 7900 मीटर ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट नेपाल का नाम से जाने तो उसे सगरमाथा कहते हैं, उसमें कदम रखा था। तो ये जो माउंटेन एवरेस्ट है इसकी हाइट लगभग 1 मिनट लगभग जो इसकी हाइट है वह 88.58 इसी तरह से है। पर एनसीईआरटी में 7900 मीटर दिया हुआ है तो आप 7900 मीटर ही लिखेंगे। तो जो बछेंद्री पाल थी वो भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। भारत की पहली और पूरे वर्ल्ड की 5वीं महिला थी। अब हम हैदराबाद नगर जो कि पश्चिम में स्थित है उसके बारे में जानेंगे। तो गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर के पश्चिम में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद नगर के पश्चिम में। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है। कितने बुर्ज है? 87। मोटे मोटे दीवार, लंबे चौड़े गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम है। यह जो किला है इसमें 87 बुर्ज है। इसके दीवार जो है मोटे हैं, लंबे चौड़े गेट है इसमें और सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम गोलकुंडा में है। सन 1920 ईस्वी में यह किला मिट्टी का बना था। सन 1920 में यह किला जो मिट्टी का बना था, यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। सन 1518 से सन 1687 तक यहाँ कुतुब शाह सुल्तान ने एक के बाद एक राज किया था।
कांसे की चीज हजारों साल पहले आदिवासी बनाते थे। जो कांसे का चीज है वो हजारों साल पहले कौन बनाता था? तो आदिवासी बनाते थे। मल्लापुरम जिला जो है कहाँ है? तो वो केरला राज्य में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। तो यह सब अंतरिक्ष में है। अब हम सुनीता विलियम्स के बारे में जानेंगे। तो जो सुनीता विलियम्स थी वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। वो अपने बारे में कुछ मज़ेदार बातें बताती है। हम एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते थे। यान में एक जगह से दूसरे जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता। वह बुलबुले की तरह इधर उधर उड़ता फिरता था। जो सुनीता विलियम है वह अपने बारे में बता रही थी जब वो अंतरिक्ष में गई, और तब वह बता रही थी कि वह जब यान में थी तो वह एक जरा बैठ नहीं पाते थे, इधर से उधर तैरती थी। और वह ऐसा बता रही थी कि पानी भी जो है वह बुलबुले की तरह था, इधर उधर उड़ता था। हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुले को पकड़कर कपड़े को गीला करते और मुंह साफ करते थे। जब उन्हें हाथ मुंह धोना होता था तब वो कपड़े को तैरते बुलबुले को कपड़े गीला करके और अपना हाथ मुंह साफ करती थी। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा तब मज़ा आता था जब हम सब उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते थे। उनका कहना है कि तब उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था जब वह उड़ते हुए खाने के कमरे में जाती थी और खाने के पैकेट को पकड़ती थी। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा खड़े रहते थे। उनका कहना था कि उनके बाल हमेशा खड़े रहते थे, उन्हें कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। चलना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। तो वह अपने बारे में ऐसा बता रही थी। तारे जो है वह टिमटिमाते हैं। टूटता तारा उल्का पिंड होता है। जो टूटता हुआ तारा होता है वह उल्का पिंड होता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं। जो टूटता हुआ तारा होता है वह वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं। सन 1959 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। जो सुनीता जो है वो पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहे। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइन तो कागज पर ही होते हैं। उन्होंने यह कहा कि जो यहाँ धरती से जो हमें अलग अलग देश दिखते हैं वह पृथ्वी से नहीं दिखते, वह अंतरिक्ष से नहीं दिखते, उन्हें वह एक ही जैसा दिखते थे। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई जो है भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से जब हम दिल्ली जाते हैं तब रास्ते में जो जहाँ से हम गुजरते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों को पार करके हम गुजरते हैं। मुंबई से दिल्ली की जो दूरी है वह कितनी है? तो वह 1400 किलोमीटर है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर में सड़क बनाना कठिन है। जम्मू कश्मीर जो है पहाड़ी क्षेत्र है, इस कारण वहाँ सड़क बनाना बहुत ही कठिन है।
लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। लेह और लद्दाख जाने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ेगा। पहाड़ी इलाके में लोग जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लोग जो है लाइलन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को जो है ठंडी रेगिस्तान कहते हैं। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छत और बर्फ से ढके हुए घर दिखते हैं। लद्दाख में जो है वो घर कैसे होते हैं, तो लद्दाख में जो घर है वह लकड़ी से ढले हुए बर्फ से ढके हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अधिक ठंड होती है तो लोग ऐसे ही घर बनाते हैं। अभी हम लोग आवास चैप्टर में हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में। मनाली कहाँ है, तो मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचे, सूखे और सपाट है, जिसे ठंड मरुस्थल भी कहा जाता है। लद्दाख में जो है बहुत कम वर्षा होती है। अभी हम लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख में जो है बहुत कम वर्षा होती है। और लद्दाख कैसी है, तो ऊंची, सूखी और सपाट है, जिसे हम ठंडे मरुस्थल भी कहते हैं। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधा और पेड़ नहीं उगता। लद्दाख में जो है सूखेपन की वजह से कोई भी पौधा और पेड़ नहीं उगता, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड होती है, इस वजह से यहाँ पेड़ पौधा नहीं हो पाता है। लद्दाख में झूले का अर्थ क्या होता है, तो स्वागतम होता है। सारे कंट्री के अलग अलग स्वागत करने का तरीका है। तो लद्दाख में जब आपका किसी का स्वागत बोला जाता है तो झूले बोला जाता है। अब लद्दाख में बने घरों की खासियत के बारे में जानेंगे। तो यहाँ जो है 2 मंजिले वाली इमारत होती है। यहाँ जो घर बनी होती है या 2 मंजिले की होती है। घर पत्थरों से बना होता है और एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की परत चढ़ाई जाती है। लद्दाख के जो घर होते हैं वो 2 मंजिले होती है और इसमें एक के ऊपर एक ईंटें रख कर पत्थर रख कर बनाए जाते हैं, और जो दीवार होती है मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है ताकि ठंड से बचा जा सके। घर के अंदर में एक शेड की तरह लग रहा था, जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ियों की सीढ़ी उठाई और पहली मंजिले पे पहुंची। लकड़ियों की सीढ़ी की मदद से ये लोग पहली मंजिले पे गए थे। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजों के भंडार के लिए है। जो निचला तल्ला है उसे भूतल कहते हैं, और वो जानवरों के लिए और आवश्यक चीज रखने के लिए है। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग निचले तल्ले पे आ जाते हैं। जो निचला फर्स्ट फ्लोर है, जो निचला तल्ला है जिसे हम भूतल कह रहे हैं, वो उसमें खिड़कियां नहीं होती, क्योंकि खिड़कियां होने से ठंड अधिक लगेगी, इस वजह से खिड़कियां नहीं बनाई जाती। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ों के तना का उपयोग करते हैं। छत को जो है मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ों के तना का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मकई पकाई जाती है। लद्दाख का जो खाना है
उसमें लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीली मकई पकाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फल और सब्जी को सुखाते हैं। जब ताज़े फल और सब्जी नहीं मिलते हैं तो सर्दियों के लिए इसे स्टोर कर, गर्मी के दिन में यहाँ पे बहुत सारे जो सब्जी होते हैं उसे सुखाकर रख लिया जाता है स्टोर करके, ताकि सर्दियों में वह काम में आ सके। मोटी दीवार, लकड़ी की फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती। जो मोटी दीवार बनाते हैं, लकड़ी का फर्श देते हैं, इससे इन लोगों को ठंड से बचते हैं। लद्दाख में सकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं। यहाँ जो सड़कें हैं वह पथरीली और सकरी है। कई जगह पर सड़क है भी नहीं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सड़क बनाना मुश्किल है, इसलिए कई जगह पे सड़क है भी नहीं। अब हम जानेंगे चंगथंग लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाके में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिरदर्द और कमजोरी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ऑक्सीजन की कमी से होते हैं। जब लोग पर्वत पे चढ़ते हैं तो उन्हें सिरदर्द, सांस लेने में कठिनाई होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो होता है वह ऑक्सीजन की कमी के कारण होते हैं। हम देखेंगे कि जो पर्वत पर चढ़ते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही कोई मैकेनिक। पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ पर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था और ना ही कोई मैकेनिक था। चंगपा पहाड़ी पर रहने वाली जनजाति है। यह जनजाति जो है केवल लगभग 5000 लोग ही है। चंगपा हमेशा बकरी और भेड़ को घुमाते। यह जो जनजाति है यह हमेशा बकरी और भेड़ को घुमाते और इनकी जो संख्या है वो लगभग 5000 ही है। उन्हें जो है भेड़ से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो उनकी आवश्यकता होती है। भेड़ से उन्हें दूध, मांस, टेंट के लिए खाल, कोट और स्वेटर के लिए ऊन, यह सब कुछ उन्हें भेड़ से ही प्राप्त हो जाती है। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर है तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर कोई परिवार ऐसा है जिनके पास बहुत सारा जानवर है तो वह समृद्ध मतलब वो माना जाता है। वह उस क्षेत्र के सबसे अच्छे में माना जाता है, मतलब अच्छे परिपूर्ण माना जाता है। इन विशेष बकरियों से उन्हें पश्मीना ऊन बनाने के लिए जो ऊन प्राप्त होती है। पहले हम भेड़ के बारे में बात किए थे, अब बकरी जो इन जनजाति के पास जो है बकरी भी होते हैं, जिससे उन्हें ऊन प्राप्त होती है, जिससे पश्मीना बनता है। पश्मीना शाल जो है बनता है वो मिलती है। चंगपा जो है अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थान पर चराते हैं ताकि बकरियों का बाल जो है अधिक और मुलायम हो। बकरी का बाल जो है अधिक और मुलायम हो, इसके लिए यह अधिक ऊंचाई पर बकरी को ले जाते हैं और वहाँ चराते हैं। वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। ठंड में ऊंचाई पर रहना बहुत ही कठिन होता है। यह उनका जीवन और उनकी आजीविका है। जो चंगपा जनजाति है उनके जीवन यही है और उनका जो खाने पीने का संसाधन है यही है। चंगपासा जो है वो अपना कुछ
अपना सब कुछ जो है घोड़े और याक पर ले जाते हैं। किस पर ले जाते हैं? तो घोड़े और याक पर ले जाते हैं। याद रखिएगा, पहले हमने भेड़ के बारे में बात की, फिर हमने बकरियों की बात की जिससे पाशमीना ऊन मिलती है। अब जो सामान ढोने का जो उनका जो तरीका है वह घोड़े और याक है। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने के लिए उन्हें केवल 2.5 घंटे लगता है। मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह जब वह जाते हैं और वह सब कुछ पैक करते हैं तो वह अपने पास इतना ही सामान रखते हैं ताकि 2.5 घंटे में उनका सब कुछ हो जाए। चंपा अपने तंबू को रोवो कहते हैं। तो क्या कहते हैं अपने तंबू को? रोवो। याक के बाल की पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है और यह मजबूत और गर्म होता है। याक का जो बाल होता है उससे पट्टियां बनाई जाती है और जिन्हें सिला जाता है और ये अपने आप में बहुत ही मजबूत और गर्म होती है। यहाँ हवा की जो रफ्तार होती है वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हवा का जो रफ्तार होता है वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। चंगपा भाषा में चंगथंग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहती है। इनका जो भाषा है उनमें चंगथंग का जो अर्थ होता है वहाँ उसका मतलब होता है कि बहुत कम लोग। रेवो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चंगपाश इसे लेखा कहते हैं। तो इनके पास जो होते हैं भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है और उसे क्या कहा जाता है? तो लेखा कहा जाता है। लेखा की दीवार पत्थरों से बनी होती है। जो इनकी दीवार होती है वह पत्थर से बनी होती है। श्रीनगर में, अब हम श्रीनगर के बारे में जानेंगे। तो श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर। श्रीनगर है, श्रीनगर जैसे हम जानते हैं कि ठंडा इलाका है, तो वहाँ कुछ घर जो है पहाड़ी पर होता है और कुछ घर जो होता है पानी पे। कश्मीर के लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते या बेकरी से खरीदते हैं। कश्मीर के लोग जो है वो अपने घर पे रोटी नहीं पकाते, वो बेकरी से खरीद कर लाते हैं। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ियों और पत्थरों में सुंदर डिजाइन के साथ और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मतलब जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहा है। जैसे कुछ घर जो वहाँ पे है ऊंचे पहाड़ों पर है, कुछ पानी पर है, कुछ लकड़ी और पत्थर में इस तरह का डिजाइन बना हुआ है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। प्रत्येक परिवार अपने जानवर पर एक विशेष चिन्ह लगाते हैं। यहाँ के जो परिवार वो अपने जानवर पर विशेष चिन्ह लगाते हैं। महिला और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती है और लेखा से बाहर निकालती है। महिला जो है और युवा लड़की जो है वो सब इसे जानवर को गिनते हैं और लेखा से बाहर निकालते हैं। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। कारगिल कहाँ है? तो कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के बीच में है। अब हम पश्मीना, दुनिया में जो मशहूर है पश्मीना, उसके बारे में बात करेंगे। माना जाता है कि पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। कितनी गर्मी होती है? तो 6 स्वेटर के बराबर। इतने गर्म पर मोटी नहीं होती। जो साल है वह बिल्कुल पतली होती है, मोटी नहीं होती है, फिर भी इसमें गर्मी बहुत अधिक होती है। यह पश्मीना बनता कहाँ से है? तो यह पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल है जो लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर रह सकती है। यह पहाड़ी बकरी है जो कि 5000 मीटर ऊंचाई पर रह सकती है। यह सर्दियों में लगभग 0 डिग्री से भी बहुत कम
-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाता है, वहाँ इन बकरियों को रखा जाता है। और इनकी जो बाल होती है वह बहुत ही बारीक और नर्म बाल, जब यह ठंड पे पहाड़ पे रहते हैं तो इनकी जो बाल होती है, यह जो बकरी होती है वो बहुत अधिक ठंड पे 0 डिग्री से भी नीचे -40 डिग्री पर रहती है। ठंड में रहने के कारण इनके शरीर पर जो है वह नरम बाल आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके बाल इतने पतले होते हैं कि हमारे एक बाल उन बकरियों के 6 बाल के बराबर होती है। इसलिए पश्मीना शाल को मशीन से नहीं बुना जाता। इनके बाल इतने पतले होते हैं, इस वजह से इसे मशीन से नहीं बुना जाता है। इन्हें हाथों से खास बुनकर 250 घंटे में इन्हें बुनकर पश्मीना शाल जो है तैयार किया जाता है। जो पश्मीना शाल है इन्हें मशीन से नहीं बुन सकते, क्योंकि जो बकरियों का बाल होता है बहुत ही पतला होता है। हमारे एक बाल उनके 6 बाल के बराबर होते हैं। अब हम श्रीनगर के बारे में जानेंगे। तो श्रीनगर में कुछ घर जो है वो हाउस बोट होते हैं। हाउस बोट जो 80 फुट तक लंबे होते हैं और जिनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। बोट की तरह बनी लकड़ियों का डोंगा पानी में तैरता रहता है। डोंगा जो होता है वह बोट की तरह होती है और वह पानी में तैरता रहता है। डल झील और झेलम नदी में इन डोंगा में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इन डोंगा को अलग अलग कमरे, जैसा हमारे घर होते हैं उसी तरह ही ये जो डोंगे होते हैं इनमें अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट श्रीनगर में जो है हाउस बोट भी होते हैं। और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ियों की सुंदर नक्काशी भी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो कि जिक्सा पजल दिखाई देती है। श्रीनगर में जो है पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर घर बनाए जाते हैं। पत्थर के ऊपर मिट्टी से पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है छत ढालने के लिए। यहाँ के पुराने घर की खासियत है कि यह जालीदार खिड़कियों बाहर की ओर उभरी होती है। इनकी जो खिड़कियां होती है बाहर की ओर उभरी होती है और इसमें बैठकर नज़ारा बहुत बढ़िया दिखता है। यहाँ के पुराने घर की खासियत होती है कि पत्थर, ईंट और लकड़ियों को मिलाकर बनाई जाती है। घरों के दरवाजे खिड़की में डिजाइनदार मेहराब से बनी होती है। तो जो यहाँ के पुराने घर है उसका खासियत यह है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी से बना जाता है और जो इनकी खिड़कियाँ होती है वो डिजाइनदार मेहराब से बनी होती है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने श्रीनगर के बारे में बात की है, लद्दाख के बारे में बात की है, इसके अलावा मलेरिया के बारे में बात किया है, पश्मीना ऊन के बारे में बात किए, चंगपा जनजाति के बारे में बात की है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।